अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। ऑब्वियसली एक टफ जॉब है एक सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, और ख़ास तौर पर जिस तरह की हम एक इमोशनल कॉम है कि हमें दोस्त मिले, कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार मिले, तो जब तक हम उसे मतलब गले ना मिल लें या बड़ी गर्म जोशी से उसके साथ जो है वो हाथ ना मिला लें तो हमारी तसल्ली नहीं होती। सो हमारी कौम के लिए ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज, इट्स अ टफ टास्क, अपहिल टास्क, बट फिर वही बात है कि वी हैव नो अदर ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, एक तो आपको चेंज फील हो रही होगी ऑब्वियसली। इससे पहले प्रोफेसर सुमेरा आपको पढ़ा रही थी, अब से ऑनवर्ड जो आपका सेकेंड ऑलमोस्ट 50% बनता है ये आप मुझसे पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे तो मुझे जानते हैं, अपने मैं उनको कहता होता हूँ कि वो ज़ाती बच्चे हैं मेरे, ठीक है। ज़ाती बच्चे से मुराद ये कि वो जो मेरे पास रेगुलरली पढ़ रहे, सो दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ मी। जो बच्चे आप में से नहीं जानते उनके लिए मैं इंट्रोडक्शन अपना करवा देता हूँ। मुझे मुज़फ़्फ़र कुरैशी, और पिछले कोई 19 साल से सिंस 2001 आई हैव बीन टीचिंग, और 19 साल बहुत एक्सपीरियंस होता है। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि वो जो हमारे एक बुज़ुर्ग एक मुहावरा यूज़ करते हैं कि इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। सो आई कैन ट्रूली से दैट कि ऑब्वियसली आप में से जितने बच्चे भी FSC के सुन रहे होंगे, नन ऑफ यू विल बी 19 ईयर्स ओल्ड, 17-18 साल ही रफली आप लोगों की एजेस होती हैं। सो आई कैन ट्रूली से दैट कि आप लोगों की इतनी उम्र नहीं है जितना मेरा तजुर्बा है। और यहाँ यूनिक में एंट्री की क्लासेस को पढ़ाता हूँ। एंट्री की जो बुक्स हैं आपकी यूनिक की, उनका ऑथर भी हूँ। सो मेरे ख़्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, ज़्यादा इंट्रोडक्शन को हैवी नहीं करते। बाकी आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो आइडिया है ही, उन्हीं की कह लें कि फरमाइश पर या असरार पर क्लासेस जो हैं वो मुझे दी गई थी। सो हम चैप्टर नंबर 10 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करें आज गुड बाय मिस्टर चिप्स का। बिफोर मूविंग ऑन, एक और बड़ी ज़रूरी बात आप बच्चों से मैं हमेशा कहता होता हूँ, उन तमाम क्लासेस से जो कहीं मिड ऑफ द सेशन समटाइम आपको कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है, या ये होता है कि फर्स्ट ईयर में वो किसी और से पढ़े होते हैं, सेकेंड ईयर में क्लास आपके पास आती है, तो उन सारी क्लासेस से मैं एक बात कहता हूँ, वही बात आप बच्चों से भी कहूँगा, आपने कंपैरिजन में नहीं जाना। नो नीड टू कंपेयर मी विद प्रोफेसर सुमेरा। वो अपने तो आप एक बड़ी ब्रिलियंट, बड़ी शानदार उस्ताद हैं, और मुझे भी ये वहम है कि मैं भी एक बहुत अच्छा उस्ताद हूँ। सो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑफ अस। कोई ज़रूरत नहीं है कंपेयर करने की। हर इंडिविजुअल, उसकी टेक्निक, स्टाइल बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। मेरा स्टाइल, मेरी मेथोडोलॉजी ऑब्वियसली थोड़ा आपको चेंज फील होगा उनकी मेथोडोलॉजी से, उनके तरीक़ेकार से, और ये मैं इसके बारे में कहता हूँ कि इट्स नॉट इन्फीरियॉरिटी और सुपीरियॉरिटी, इट्स डाइवर्सिटी। ये ऐसा नहीं है कि कोई कम होता है, कोई ज़्यादा होता है, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई कमतर होता है, कोई बरतर होता है, ऐसा नहीं होता। बस हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। वी आर डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से कम्प्लीटली। और ये मैं इस बारे में एक जुमला कहा करता हूँ कि ये अल्लाह की तख्लीक की तौहीन है, नाउज़ बिल्लाह, कि वो एक के जैसा दूसरा तख्लीक कर दें। उसकी जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपका कोई भी आप ऑर्गन ले लें, आँख ले लें,
फिंगर ले लें, कुछ भी, ठीक है। आप उसको कंपेयर कर लें, आँख को कंपेयर करें, दुनिया में करोड़ों लोगों की आंखों से आप कंपेयर कर लें, एक की आंख दूसरे के साथ मैच नहीं करेगी। आप आज देखते हो मोबाइल, हमारे जो जदीद मोबाइल हैं, इनमें रेटिना स्कैन का ऑप्शन आता है। वो रेटिना स्कैन का ऑप्शन क्यों एप्लीकेबल है, क्यों मतलब वो एक ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी है? इसलिए कि दुनिया में किसी भी एक इंसान की आंख दूसरे इंसान के साथ नहीं मिलती। सो एक स्क्वायर इंच भी नहीं हमारी आंख बनती। उस एक स्क्वायर इंच में अल्लाह ने इतनी डाइवर्सिटी रखी है कि दुनिया में अरबों इंसानों की आंखें हैं और वो एक आंख दूसरे से नहीं मिल रही। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पूरे का पूरा इंसान एक के जैसा दूसरा बना दे? पॉसिबल नहीं है। सो एवरीवन वुड बी डिफरेंट। मेरी टेक्निक, मेरी मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी, उनकी टेक्निक, उनकी मेथोडोलॉजी डिफरेंट होगी। सो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि आप मेंटली ज़रा प्रिपेयर हो जाएं। सो इसके लिए तैयार रहिएगा। मेरा जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। तीन चीज़ें हम बुनियादी तौर पे कर रहे होंगे जी। नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज द सिनोनिम्स। हम कोई भी जब चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो मिस्टर चिप्स का हो या आपकी बुक का हो, प्रोज का या हीरोज़ का, व्हाटएवर, तो उसमें हम जो की फैक्टर है हमारा वो सिनोनिम्स हैं। और सिनोनिम्स में मैं चूँकि एंट्री के क्लासेस पढ़ाता हूँ, तो जो आपके एंट्री टेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो यूएचएस वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, वो हम साथ साथ ही करते जाएंगे, ताकि यूएचएस वोकैबुलरी आपको थोड़ा सा जस्ट एक हिंट दे देता हूँ कि यूएचएस वोकैबुलरी क्या है। टेस्ट आपका एमडी कैट होता है, जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, बड़ा उसका शोर मचा हुआ था, ठीक है, उस टेस्ट का। तो वो जो एंटी टेस्ट है उसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन आता है। अब इंग्लिश का पोर्शन थ्रू आउट, मतलब आप ये कह लें कि उसमें वो आपसे जो लैंग्वेज पूछते हैं, वो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है कि वो एक आपको एक ब्लैंक फील्ड दे दें या ओपन फील्ड दे दें कि वो दुनिया में किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह तो करोड़ों वर्ड्स हैं ना दुनिया में, तो इसकी तो कोई फिर एंड ही नहीं होगा। तो वो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ वर्ड स्पेसिफाई कर देते हैं। सपोज कि ये 200 वर्ड्स हैं, इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। वो उनको हम बेसिकली एमडी कैट वोकैबुलरी कहते हैं, या यूएचएस वोकैब कहते थे पहले जब यूएचएस टेस्ट कंडक्ट करता था। तो वो जो 208 वर्ड्स हैं इस वक्त जो आपके एमडी कैट के सिलेबस में शामिल हैं, वो भी हम क्या करेंगे, वो भी हम इसके साथ साथ करते जाएंगे, ताकि अभी से आपकी प्रिपरेशन होती जाए। दूसरी जो चीज़ हम करेंगे इसमें बेटे, वो ग्रामर का काम साथ साथ करते जाएंगे। मेरा जो तरीक़ाकार है पढ़ाने के हवाले से, वो ये है कि मैं ग्रामर का काम साथ साथ करवाता जाता हूँ, डे बाय डे उसको रिपीट करता जाता हूँ। जहाँ टेक्स्ट पढ़ते हुए कोई रूल ज़हन आता है, मतलब टेक्स्ट में आता है, कोई भी ग्रामेटिकल रूल आता है, तो वो मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, तो कि अगर आपको मैं वैसे रूल करवाऊँगा ना एक्सरसाइज के, तो वो आपके लिए उसको याद करना वन गो में, मतलब 100 रूल्स याद करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टेक्स्ट पढ़ाते हुए वो रूल साथ साथ करवाऊँगा, तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा, उसका फ़ायदा ये आएगा कि वो रूल्स बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे एक लाइन में, फिर अगले वो 2-4 पैराग्राफ छोड़ के फिर वही रूल रिपीट होगा, फिर 2-4 पैराग्राफ छोड़ के फिर वही रूल रिपीट होगा। तो एक लेसन में ही आपको 3-3, 4-4 बार एक ही रूल रिपीट हो जाएगा। जब वो इतनी रेपिटेशन होगी और आपको पता है कि आपने कोई
33 लेसन्स ऑलमोस्ट आपके बन जाते हैं। तो जब इतनी बार रेपिटेशन हो जाएगी किसी चीज़ की, तो वो चीज़ दैट विल गो इनटू योर फ्लैश, दैट विल गो इनटू योर फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, वो दैट विल गो इनटू योर बोन्स, आपकी ज़ात का हिस्सा बन जाएगी। और फिर आप उसको मतलब देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा इसमें एरर क्या है। और ये आपको, आप चाहे ई कैट कर रहे हो, एम डी कैट कर रहे हो, या फन कैट वगैरह कर रहे हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों या मेडिकल के स्टूडेंट हों, दोनों ही सूरतों में इट विल हेल्प यू अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा आपको मदद देगी। और तीसरी, नॉवल पढ़ाते हुए मैं ख़ास तौर पे करता हूँ दैट इज क्वेश्चंस हम साथ साथ करते जाएंगे। अपने जिस भी लेसन के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम साथ साथ करते जाएंगे। वजह उसकी क्या है, क्योंकि नॉवल में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही इसमें आती है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसके क्वेश्चंस हम कहाँ से करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम साथ के साथ करते जाएंगे। और फिर एक और भी मसला आता है सम टाइम नोट्स वगैरह में, जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो ये कि एक ही क्वेश्चन जो है ना वो घुमा फिरा के 6 बार पूछा होता है। और आपको मतलब जब अल्टीमेट अब टोटल काउंट पे जाते हैं किसी भी लेसन के, तो आपको पता चलता है जो 2 पेजेस का लेसन था वो और उसके 36 सवाल बना दिए। हालांकि वो 36 सवाल नहीं होते, वो बुनियादी तौर पे 5, 7, 10 सवाल ही होते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे तो फिर वो 36 क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। सो ये कुछ हमारी टेक्निक होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर नंबर 10 से। बट बिफोर मूविंग ऑन, एक और छोटी सी चीज़ बता दूं कि ये जो नॉवल है मैं इधर लिख रहा हूं, इसको इधर ही लिख देता हूं आप बच्चों के लिए। ये जो आपका नॉवल है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट हाफ है, आप हैरान होंगे कि फर्स्ट हाफ में जो चिप्स है चिप्स एज अ विलन, वो हीरो नहीं है। फर्स्ट हाफ में अगर आप देखते हैं तो चिप्स इज नॉट अ हीरो, मोर ऑफन देन नॉट वो क्या है, वो विलन है। आप उसके सारे हैबिट सब कुछ देखें। कैथरीन हमें पहले चैप्टर में जो प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है, इज एक्चुअली कैथरीन। हमें थ्रू आउट वो डोमिनेट करती हुई नजर आती है। और यही वजह है कि अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1896। उसकी ज़िंदगी थर्ड चैप्टर में जब 4th चैप्टर में जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1896 से शुरू होती है उसकी लाइफ। हालांकि although he was born in 1848, 1848 में मतलब वो उसका जन्म हुआ है। और 1848 से लेकर 1896 तक ये जो पूरा टेन्योर है ये 48 ईयर्स बनते हैं। इसमें क्या हुआ है, only 2 events of Chips lies
48 सालों में चिप्स की ज़िंदगी के सिर्फ 2 इवेंट्स डिस्कस हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड दे रहा हूँ, चूँकि आपने फर्स्ट हाफ मेरे से नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि आपकी उसमें अंडरस्टैंडिंग क्या है, इसलिए थोड़ा सा बिल्डअप कर रहा हूँ आपको। 48 ईयर्स में उसके ज़िंदगी के सिर्फ 2 इवेंट्स हैं। कौन कौन से? दैट इज द ग्रेट एग्जीबिशन 1851 और फिर 1870 में उसकी होती है ज्वाइनिंग एट ब्रुकफील्ड। सिर्फ 2 इवेंट्स हैं। आप देखते हैं ना, ये 2 इवेंट्स कहाँ डिस्कस हुए हुए हैं? ये दोनों ही ये हुए हुए हैं। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में ये दोनों इवेंट डिस्कस हो गए हैं। चैप्टर 2 में एक ब्रीफ समरी है ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री और चिप्स की वहाँ पे हिस्ट्री है कि वो ब्रुकफील्ड में उसका जो टेन्योर था वो कैसा रहता है, उसका जो एक ट्रैवल है उस ब्रुकफील्ड में वो किस तरह से आगे बढ़ती है उसकी ज़िंदगी ब्रुकफील्ड में। एक समरी है उसकी जस्ट। चैप्टर 3 में क्या होता है, उसकी करंट लाइफ जो है उसके बारे में हमें बताया जाता है। और इस हवाले से भी आपको बता दूं कि ये नॉवल जो है रेट्रोस्पेक्ट टेक्निक या इसको आप कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक टेक्निक या रेट्रोस्पेक्ट टेक्निक क्या होती है? फ्लैशबैक या रेट्रोस्पेक्ट टेक्निक क्या होती है कि नॉर्मली ये होता है कि आपका इस तरह से नॉवल चल रहा होता है कि बर्थ, फिर टीनेज, मिडिल एज, ओल्ड एज और फिर डेथ। इस तरीके से चल रहा होता है ना। अब रेट्रोस्पेक्ट या जो फ्लैशबैक टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि जब कहानी शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो उस वक्त एक्चुअली सारी कहानी पहले ही गुजर गई होती है। पहले ही सारी कहानी क्या होती है? दैट इज पास। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। एक बड़ी मशहूर ज़माना मूवी थी, आपने डेफिनेटली देखी होगी, टाइटैनिक। अब टाइटैनिक जब मूवी शुरू होती है तो वो सारा इंसिडेंट क्या हुआ है, दैट हैज़ बीन पास्ड ऑन, ख़त्म हो गई हुई है कहानी। वो एक बूढ़ी सरवाइव करती है और वो अपनी कहानी दोबारा से सुनाती है। शी रीटेल्स द स्टोरी, दोबारा से उस कहानी को क्या करती है? रिपीट करती है। या एक और बड़ी फेमस मूवी थी पीके, वो भी आपने डेफिनेटली देखी होगी। उसमें क्या करती है, जब वो मूवी स्टार्ट होती है तो वो सारा जो सीन है, सारी स्टोरी गुजर गई हुई है और दोबारा से फिर पीके क्या करता है? उस स्टोरी को रिलीव करता है। एक और बॉलीवुड की बड़ी फेमस मूवी थी बॉडीगार्ड, बड़ी हिट हुई थी। उसमें भी क्या आता है, वो सारी कहानी गुजर गई हुई है, उसकी शादी भी हो गई, उसका बेटा भी हो गया। उस बेटे को अपनी माँ की एक डायरी मिलती है और वो डायरी से वो सारी कहानी दोबारा से हमें बिल्कुल स्टार्ट से हमें सुनाना शुरू करता है। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्ट टेक्निक। इसीलिए रेट्रोस्पेक्ट में क्या होता है कि या तो करेक्टर मिडिल एज में होता है पहले ही, या ओल्ड एज में होता है, और वो वहां से बजाय स्टोरी यहां से ये चले, स्टोरी क्या करती है? इसके रिवर्स चलती है, ओल्ड एज। अब ये नॉवल भी रेट्रोस्पेक्ट टेक्निक में लिखा हुआ है। जब ये नॉवल स्टार्ट होता है तो चिप्स कितने हैं? इज ऑलरेडी 75 ईयर्स ओल्ड, 75 साल का है।
उसको रिटायर हुए भी उस वक्त 10 साल हो गए होते हैं ना, ठीक है। पहली पैराग्राफ में वो कह देते हैं ही हैड बीन देयर फॉर अ डेकेड एवर सिंस ही गेव अप हिज मास्टरशिप, कि उसको जब से उसने रिटायर हुई थी, अपनी तदरीस छोड़ी थी, उस वक्त से लेकर अब तक कितने हो गए थे, 10 साल गुजर गए थे। तो 65 साल में रिटायर हुआ था, 10 साल यहाँ गुजर गए, तो टोटल एज कितनी है, 75 ईयर्स। और यहाँ से फिर वो खुद ही अपनी हमें कहानी सुनाता है, बर्थ पे आता है और बर्थ से वापस कहाँ जाता है, दोबारा अपनी कहानी शुरू करता है, टीन एज का जिक्र करता है। यहाँ पर 1851 आ जाता है, ग्रेट एग्जीबिशन, और यहाँ पर 1870 आता है ज्वाइनिंग एट ब्रुकफील्ड। ठीक, अब यहां से मिडिल एज से कहानी ऑलमोस्ट हमारी शुरू होती है। ये क्या है, 1896, और ये है मीटिंग विद कैथरीन। अब अगर आप इसको गौर करें तो ये वाले जो 1848 से 1896 तक के ये 48 इयर्स, इनके बारे में नॉवल क्या है, कंप्लीटली साइलेंट है, कोई तस्करा ही नहीं है। क्योंकि जब चौथे चैप्टर से नॉवल असल में शुरू होता है, पहले 3 चैप्टर्स ना उसकी एक समरी के हैं, प्लॉट के हैं, टोटल हमें एक नॉवल का ना एक टोटल टेक्सचर बताता है कि नॉवल किस टाइप का होगा। इन 48 इयर्स को आप देखें तो नॉवल बिल्कुल साइलेंट है, चिप्स का कोई तस्करा ही नहीं है, कोई उसका जिक्र ही नहीं है। ठीक है, एक बड़ी हैरानकुन बात है। और आपको भी ये लगता है कि ये क्या नॉवल शुरू उस वक्त से हो रहा है जब वो बूढ़ा हो गया, इसलिए शुरू हो रहा है, मिडिल एज से इसलिए शुरू हो रहा है कि मिडिल एज से पहले मैंने कहा कि चिप्स क्या है, एज अ विलन, एक ड्राई आदमी है, डल आदमी है, ना उसकी कोई डिग्री अच्छी है उसकी, ना उसकी कोई डिसिप्लिन उसका ठीक है, ना वो आर्टिकुलेट है, ना वो एक्सप्रेसिव है, कुछ भी ऐसा नहीं है उसके अंदर कि जिसको आप कहें। और टीचिंग भी उसकी कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो ब्रुकफील्ड छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, उधर ही टिका रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसकी नेगेटिविटीज़ हैं। पूरे नावल में आपने कहीं नहीं देखा अभी तक 8-9 चैप्टर्स में पहले में कि चिप्स की कोई पॉजिटिव बात हमें पता चली हो। उसके हमने क्या डिस्कस किए, नेगेटिव्स, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके अंदर कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई ऐसी कोई हीरोइक कोई क्वालिटी नहीं है। और यहाँ पर फिर जब कैथरीन 1896 में आती है तो 1896 से लेकर ये जो उसकी डेथ है 1933 में, 85 साल की उम्र में वो फौत होता है। ये जो उसके हैं ना, आप कह लें कि 37 इयर्स, ये मेन प्लॉट है। और इन्हीं 37 सालों में मैं इधर लिख रहा हूं इसको, यहां वो जो 37 इयर्स मैंने कहे, ये सेकेंड हाफ है। और इसमें क्या करते हैं, चिप्स ट्रूली emerges as a hero। तो यहां आकर चिप्स जो है वो एक हीरो के तौर पर, इन अ ट्रू सेंस वो एक हीरो के तौर पर इमर्ज करता है। और यहीं से फिर हम उसको, अब आप देखिएगा कि वो शादी भी उसकी हो जाती है, फिर आहिस्ता से उसका डिसिप्लिन भी, हमने चैप्टर 6-7 में पढ़ा कि उसका डिसिप्लिन भी क्या होता है, इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। चैप्टर 9 में भी हम देख रहे थे कि अब ये हालत आ गई है कि वो फिट भी है, वो लोगों को जोक भी कर रहा है, वो इवन लॉयड जॉर्ज जो है उसको भी उसने आपको पता है कि जोक कर दिया था।
और सब लोग बड़े हैरान थे कि भी उसने चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स जो है उसको इतना जोक मार दिया और उसने उसको नोटिस ही नहीं किया। तो अब हम देख रहे हैं कि चिप्स वाकई एक हीरो के तौर पर इमर्ज कर रहा है। और लास्ट चीज़ इसके बारे में जो मुझे आपसे कहनी है वो ये है कि इट्स अ नॉवल ऑफ नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट। अभी एक लंबी डिबेट है, इसको हम देख लेंगे कल किसी वक्त इसको हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी अगर इसको एक्सप्लेन किया तो फिर हमें लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। सो कल हम इसको स्टार्ट करेंगे जी कि ये नॉवल ऑफ चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, और फिर उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा, थोड़ा लिंक भी कर दूंगा कि कैथरीन की इतनी जल्दी डेथ वो कैसे हुई, क्योंकि मतलब हेरोइन है और इतने अरसे के बाद चिप्स को वो मिली है, तो उसका थोड़ा सा जो टाइम स्पैन था वो चिप्स के साथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जस्ट आफ्टर 2 years शी डाइज। तो जेम्स हिल्टन को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि कैथरीन की डेथ करवा देता, ठीक है, क्योंकि स्टोरी है ना, आप उसको लिंगर ऑन भी कर सकते थे, उसका जो टाइम स्पैन है वो उसके खींच भी सकते थे। लेकिन उसने क्यों ऐसा किया कि कैथरीन की डेथ उसने वहाँ शो की और उसका क्या इम्पैक्ट है, ये हम इंशाल्लाह कल के अपने लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा इंट्रो था, कल भी थोड़ा सा हमारा लेक्चर इंट्रो में गुजरेगा, लेकिन ये इंट्रो बहुत ज़रूरी इसलिए है ताकि आप नावल का पूरा जो इम्पैक्ट है उसको समझ पाएँ कि नावल बुनियादी तौर पर क्या है। ये सिर्फ चिप्स की और कैथरीन की स्टोरी नहीं है, इट्स अ वे मोर बिगर थिंग देन दिस। और जेम्स हिल्टन का ये नावल बड़ी लाजवाब नावल है। हम एमी उसको समझते हैं कि पता नहीं क्या फजूल उसने लिख दिया, असल में हम उसके मीनिंग उसके सिंबलिज्म अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, इस वजह से हमें लगता है कि ये नावल बड़ा बोरिंग नावल है। इंशाल्लाह कल इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे और फिर कल इंशाल्लाह ऑफिशियली हम अपना चैप्टर 10 उसको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम उसको स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, जीते रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही, और आपके क्वेश्चंस हों तो वो ज़रूर पूछिएगा पोर्टल पर, क्योंकि ऑब्वियसली एक चेंज है तो बहुत कुछ उसमें डिफरेंट आपको लगेगा। कोई चेंज आए, कोई क्वेश्चन करना हो इसके मुतालिक, नावल के बैकग्राउंड के मुतालिक, क्योंकि मल्टीपल चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है, तो वो आप ज़रूर मुझसे बेटे पूछते रहिएगा, पोर्टल पे भी पूछते रहिएगा। आपके पास नंबर्स भी अवेलेबल हैं, नीचे स्क्रीन पे आपको विजिबल भी होंगे, शो भी हो रहे होंगे। सो एनी टाइम यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू बच्चों, जीते रहें, खुश रहें, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।